हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंक्लूजन्स ऑफ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर फॉर केस ई मोर देन वी नॉट, यानी कि जब पार्टिकल्स की एनर्जी पोटेंशियल, ये जो फाइनाइट पोटेंशियल है, इससे कितनी ज़्यादा हो, वी नॉट, ठीक है, सॉरी ई ग्रेटर देन वी नॉट हो, वी नॉट से ज़्यादा हो पार्टिकल्स की एनर्जी, तो उस केस में क्या क्या कंक्लूजन्स मिलेंगे। तो हमने देखा था कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या था कि आर प्लस टी वन मिलता है, तो मतलब आंशिक परावर्तन और आंशिक पारगमन होगा, यानी कि पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। फिर ये था सेकंड कंक्लूजन, तो सेकंड क्या था, सिंपल ही था ये वाला कि अगर ई ज़ीरो है तो ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। थर्ड जो है उसमें ये था कि K1 ए की वैल्यू अगर पाई की इंटीजर मल्टीपल हो, या जो चौड़ाई है इस पोटेंशियल बैरियर की वो इस तरीके से हो कि वो लैम्डा वन की कैसी हो, हाफ इंटीजर मल्टीपल हो, तो उस केस में जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो 1 मिलेगा, ठीक है। इसको अपन लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर थर्ड जो है हमारा, उसमें था कि लिमिट ई ग्रेटर देन वी नॉट हो, ई टेंड्स टू वी नॉट हो, मतलब ई पर हमने लिमिट लगा दी कि उसकी एनर्जी जो है ना तो इक्वल है, ना ग्रेटर देन है, ना लेस देन है, बल्कि टेंड्स टू जीरो है, मतलब उसकी ओर अग्रसर है। समझ में आ गई, मतलब उसकी ओर बढ़ रही है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में K1 ए ज़ीरो होगा, तो साइन K1 ए की वैल्यू नियर अबाउट ली जाती है, अप्रॉक्सीमेटली। और ये केस मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ पोटेंशियल स्टेप में, नहीं पोटेंशियल स्टेप नहीं, इससे पहले वाला जो ई लेस देन वी नॉट वाला केस था, वहाँ पे मैं इसको काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, आप इसको पुट करोगे तो दो चीज़ें आएंगी। जब आप टी के जो इक्वेशन नंबर किस में 18 में रखोगे ना, 18 में रखोगे तो ये आएगी। और अगर आप इससे आर की जो हमने निकाली थी, है ना, मेरे पास तो है नहीं वो इक्वेशन, सभी नंबर देख लेना आप वो क्या है, उसका नंबर यहाँ डाल देना। तो हमने आर भी तो निकाला है दो की फॉर्म में, एक तो K1 और K की फॉर्म में निकाला है, और एक हमने ई और वी नॉट की फॉर्म में निकाला है। तो जो ई और वी नॉट की फॉर्म वाला आर है ना, उसमें रख लिया ना वैल्यू, मेरे हिसाब से शायद 15 या 16 है, देख लेना कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब देखो, इसके बाद फोर्थ कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे वही मीडियम को लेकर के कह रहे थे कि मैम हिंदी मीडियम में बोलो या जो भी हिसाब है आपका। देखो भाई, लिखूंगी तो मैं इंग्लिश में ही, लिखने का तो मेरा नहीं बैठेगा हिंदी में, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो इतनी लंबी नहीं होती है। इंग्लिश में लिखने का मेरा मेन पर्पज़ यही है। लिखने को तो मैं किस में भी लिख सकती हूँ, हिंदी में भी, बट वो टाइम ज़्यादा लेगी। समझ में आ रही है आपको, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखती हूँ ताकि जल्दी जल्दी लिख सकूँ। बाकी समझाना तो दोनों ही लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश में, तो थोड़ा आप लोग भी तो कॉपरेट करो, ठीक है। कम्प्लीटली अगर मैं हिंदी में पढ़ाऊँगी ना तो मैं अपना पढ़ा हुआ भूल जाऊँगी, ये भी एक रीज़न है। तो मैं कम्प्लीटली हिंदी में नहीं पढ़ा सकती, और फिर कुछ बच्चे इंग्लिश के भी जुड़े हुए होते हैं, तो वो आप दोनों के लिए कंफर्टेबल हो, इसलिए मैं बायलैंग्वेज रहती हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश। ऐसा कोई भी फिज़िक्स का ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसकी मैंने हिंदी ना बताई हो, फिर भी मैक्सिमम टाइम में इक्वली रहती हूँ। तो आप उस चीज़ को लेकर टेंशन मत लो, मेरे से भी बार बार मत बुलवाया करो ये चीज़, ठीक है। तो कॉपरेट कीजिए। अब आ जाइए आप फोर्थ कंक्लूज़न में। फोर्थ कंक्लूज़न क्या है कि अगर ई टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, या फिर आप कह सकते हो कि अगर ई बहुत ज़्यादा हो वी नॉट से, और ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वी नॉट, या तो बहुत ज़्यादा हो या फिर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, हम ऐसा कह सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, देन ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि पारगमन की जो प्रायिकता है, दैट विल, वो कैसे जाएगी, असिम्प्टोटिकली, यानी कि अनंत स्पर्शी। आपने पढ़े होंगे अनंत स्पर्शी, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में। अनंत स्पर्शी मतलब जो अनंत होता नहीं है लेकिन अनंत को स्पर्श करता हुआ निकलता है। समझ में आ गई। देन ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी विल बी 1 असिम्प्टोटिकली, यानी कि अनंत स्पर्शी हो जाती है। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि पारगमन की प्रायिकता अनंत स्पर्शी हो जाती है, और जो परावर्तन गुणांक है यानी कि आर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। यानी कि इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ ई टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाती है तो आपका ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है और रिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ई बहुत ज़्यादा होगा इस फाइनाइट पोटेंशियल वी नॉट से बहुत ज़्यादा होगा, तो ट्रांसमिशन ऑब्वियसली 1 होगा और आर 0 होगा। अब असिम्प्टोटिकली कैसे दिखाएंगे उसको मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगी, ठीक है।
ठीक है, अब आगे देखें फिफ्थ कंक्लूजन कि ई के मान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है ना, एज ई इंक्रीजेज, फिफ्थ आपका जो है वो क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे जो परावर्तन गुणांक है यानी कि आर है, समझ लो पहले फिर लिख दूंगी, जैसे जैसे ई बढ़ेगा, ई जो है जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे आर और टी इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं, मतलब एकदम से कोई भी ज़ीरो नहीं होता, एकदम से कोई भी मैक्सिमम नहीं होता, तो जैसे जैसे ई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर और टी इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे कि आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 रहे। बात समझ में आ रही है, मतलब आप एनर्जी बढ़ाते जाओ तो धीरे धीरे ये होगा, पहले तो कुछ प्रोबेबिलिटी इसकी है और कुछ प्रोबेबिलिटी इसकी है, जैसे जैसे आपने एनर्जी बढ़ाई तो रिफ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, टी बढ़ता जाएगा और इस तरीके से घटेंगे बढ़ेंगे कि दोनों की वैल्यू मिलकर के 1 रहे। समझ में आ गई बात आपको, फिर आप और बढ़ाओगे तो ये और कम होता जाएगा और ये और बढ़ता जाएगा, इस तरीके से समझ में आ गई। और एक टाइम पर ऐसा होगा बहुत ज़्यादा, जब ई की वैल्यू हो जाएगी तो टी का मान 1 हो जाएगा और आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो हम कैसे कहेंगे, एज एनर्जी कैपिटल ई इंक्रीजेज देन आर एंड टी fluctuate such that r plus t is equals to 1 as energy E, energy किसकी, energy of particles capital E is very greater than V naught, then T becomes 1 and R becomes 0। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, एक ये तो आप लोगों के लिए बेनिफिट और है कि आपको मैं हिंदी इंग्लिश में समझा रही हूँ और आपका साथ साथ इंग्लिश एप्टीट्यूड भी सुधर रहा है, इंग्लिश की लैंग्वेज लर्निंग भी सुधर रही है आपकी, ये तो अच्छी बात है, उल्टा ये आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है ना। तो आप अपने मन में ये मत रखो कि मैम हमारी सुन नहीं रही है, इंग्लिश में पढ़ा रही है, ऐसा कुछ है। तो ये मेरा रीज़न भी है इसके पीछे कि आप लोगों को हैंड टू हैंड सीखो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखी थी, मुझे भी दिक्कत आई थी जब मैंने बीएससी पढ़ी थी, तो मुझे भी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती थी, सभी के लिए होता है, सभी हिंदी, मैं भी हिंदी मीडियम ही हूँ, ठीक है। लेकिन हमने ऐसे नहीं कहा हमारी मैम से कि हिंदी में बोलो, वो भी ऐसे ही करती थी, बायलैंग्वेज रहती थी, फिजिक्स का कोई पॉइंट आता था या कुछ टर्म आती थी तो उसको हिंदी में बोल देती थी, फिर हम धीरे धीरे इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे एमएससी में आके इंग्लिश सुधर गई और अब काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है, ठीक है। तो चीज़ें जो है अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करो कि ये नहीं कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ो, आप कोशिश करो कि अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आओ, कुछ नया सीखो, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं इंग्लिश भी सीखो, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, अगर आप हायर स्टडी में जाओगे तो ये आपके अच्छे के लिए है। समझ में आ गई, ठीक है। चलें अब देखें ग्राफिकली इसको कैसे शो करेंगे, जो मैंने फोर्थ निष्कर्ष और फिफ्थ कंक्लूजन बताया है उसको हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फोर्थ में मैंने बोला था कि जो ई अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो टी और आर एसिम्प्टोटिकली कम या ज़्यादा होंगे, और अगर ई बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ेगी तो आर और टी फ्लक्चुएट करेंगे और एक टाइम पर टी 1 हो जाएगा और आर 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे कि अगर अपन एक ग्राफ प्लॉट करें, किसके लिए, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए, इस साइड पे क्या है हमारे पास, ई अपॉन वी नॉट, ठीक है, और इधर आपका टी भी है और आर भी है, दो ग्राफ बनेंगे, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक स्केल ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे लेना, और इधर मैंने ले लिया इनकी वैल्यूज़ जो है, ठीक है, 0.5 और 1 है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे जैसे ई अपॉन वी नॉट, अच्छा ई अपॉन वी नॉट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगी तो एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल वी नॉट से धीरे धीरे बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कौन, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, और एक टाइम पर ये इस तरीके से समझ में आ रही है आपको बात। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ना, और एक टाइम पर आकर टी, ये ग्राफ जो है वो किसके लिए बनाया मैंने, टी के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ई इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये जो आपका कौन आर है वो असिम्प्टोटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, अनंत स्पर्शी इस तरीके से हो जाएगा आपका।
समझ में आ गई बात आपको? तो ये किसके लिए है? आर के लिए, और ये किसके लिए है? टी के लिए। और ये कब है? जैसे जैसे ई अपॉन वी नॉट इंक्रीज होगा टी बढ़ेगा और आर कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आकर आपका ई ग्रेटर देन वी नॉट केस भी खत्म होता है। समझ में आ गई? यानी कि आपका ई लेस देन वी नॉट, ई ग्रेटर देन वी नॉट फॉर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर इज कंप्लीटेड। अब आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, बस कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं अपन को, ठीक है? तो कर लेते हैं फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक अनंत चौड़ाई का, है ना, मतलब जिसकी आप पहचानना कि ये कौन सा है, क्या ये पोटेंशियल स्टेप है या फिर ये एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है। तो उसने कहा है कि अनंत चौड़ाई का और ऊंचाई कितनी दे रखी है, मतलब वी नॉट कितना दे रखा है, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विभव रोधिका से इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है ना। फिर आगे कह रखा है परावर्तित और पारगमित गुणांकों के मान ज्ञात कीजिए यदि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान अलग अलग है। 3 केसेस के लिए निकालना है, यानी कि जब 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नंबर 2 जब 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और नंबर 3 जब 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ में आ गई? क्वेश्चन में लिख रही हूँ, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन is incident on a potential of infinite width, ठीक है, and height 0.03 electron volt. Calculate the reflection and transmission coefficient if the energy of an electron is ये, वापस लिख देती हूँ, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर 2 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द थर्ड वन इज 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इस तरीके से कोई इनफाइनाइट विड्थ का, ये आपका विड्थ कितनी है, इनफाइनाइट मतलब आगे तक जा रही है, ठीक है, इनफाइनाइट विड्थ है, और ये जो हाइट दे रखी है आपको, इसकी हाइट वो कितनी दे रखी है, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पार्टिकल्स आर कमिंग एंड इंसिडेंट दिस बैरियर, मतलब इस पोटेंशियल बैरियर पर पार्टिकल्स आकर के टकराते हैं, ठीक है। तो वो यूँ कह रहा है कि आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं, कब कब, जब आने वाले पार्टिकल की एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, आने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और जब 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये केस कब है, 0.03 से 0.04 ज़्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट केस कब है, जब ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, है ना, यानी कि पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से क्या हो, ज़्यादा हो, और 0.025 का मतलब क्या है, पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट हो, ठीक है, और जब ये पार्टिकल की एनर्जी इक्वल वी नॉट हो तो क्या क्या होगा। तो केसेस समझ में वो ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोलेगा न्यूमेरिकल्स में, वो वैल्यू देगा, यू हैव टू डिसाइड कि कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है, कौन इक्वल है। अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये है कौन सा, क्या ये एक पोटेंशियल स्टेप है या फिर ये एक पोटेंशियल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है। तो जैसे ही उसने कहा इनफाइनाइट विड्थ का है, तो भाई इनफाइनाइट विड्थ तो पोटेंशियल स्टेप में ही होती है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर कैसा था, पोटेंशियल बैरियर ऐसा था, उसकी एक फाइनाइट विड्थ थी, चौड़ाई जो थी वो फिक्स थी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a लिया था। तो ये एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, बस लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो कैसी है, फिक्स है, एक फाइनाइट वैल्यू है, समझ में आ गई। लेकिन पोटेंशियल स्टेप की जो चौड़ाई होगी वो इनफाइनाइट होगी, कॉमन सेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन इज फॉर पोटेंशियल स्टेप, क्योंकि आप एक्यूरेट फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको पता तो चले केस कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, दिस सिचुएशन इज फॉर पोटेंशियल स्टेप ड्यू टू इनफाइनाइट विड्थ, अनंत चौड़ाई के कारण ये स्थिति किसकी है, विभव सीढ़ी की।
बात समझ में आ गई? तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? एक मैंने आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था आर। आप याद करो कि जब हमने ई ग्रेटर देन वी नॉट का केस पढ़ा था, जब हमने ई लेस देन वी नॉट का केस पढ़ा था, तो आर और टी के क्या क्या फॉर्मूला थे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने ई ग्रेटर देन वी नॉट वाले केस में आर की वैल्यू ये निकलवाई थी, के माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन के मॉड का स्क्वायर। याद है? आप देखना, पेजेस पलटना और वहाँ पे देखना आपने आर ग्रेटर देन वी नॉट के लिए कहीं ना कहीं ये निकाला है। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे के की वैल्यू रखी थी, के वन की वैल्यू रखी थी, उसके बाद मैंने आर निकाला था 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई और इसका स्क्वायर। इसको मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को कहीं भी के या के वन तो दे ही नहीं रखा। समझ में आ गई? मुझे क्या दे रखा है, मुझे वी नॉट दे रखा है, मुझे पार्टिकल्स की एनर्जी गिवन है, तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट में कैसे करूँगी? फॉर्मूला रख करके। फॉर्मूला कौन सा है? ये के और के वन की वैल्यू रख करके। के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, के वन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2me बाई एच कट स्क्वायर। रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है के कब निकलता है, फर्स्ट रीजन में इंसिडेंट रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो। दूसरे वाले उसमें पोटेंशियल आता है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का कौन सा वो लेते हैं कि ई ग्रेटर देन वी नॉट, तो आपका क्या आएगा? अंडर रूट 2m ई माइनस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ को पुट करो, ये फॉर्मूला आएगा। अब तो आप कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ई ग्रेटर देन वी नॉट है, वैल्यू रखो, आंसर बताना मुझे कमेंट करके। इसमें क्या करोगे? ई लेस देन वी नॉट का केस लगाओगे, वहाँ पे देखना आर के लिए क्या फॉर्मूला निकलवाया है। अच्छा, ऐसे ही मैंने टी के लिए और निकलवाया, टी के लिए भी एक फॉर्मूला निकलवाया है, 4 अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर। ये आर के लिए और ये टी के लिए। कब? ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए। फिर आपको ऐसे ही फॉर्मूले लगाने हैं ई लेस देन वी नॉट के लिए, ठीक है। और फिर मेरे को बताना आप कि लेस देन होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो क्या होगा। सॉल्यूशन मैं दूंगी आपको इसका, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना। बाकी आप खुद भी करना है इसको, क्योंकि इसके बाद की क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, बाद के भी नहीं आएंगे, फिर वो नहीं हो पाएंगे, और वो मैं आपको करने के लिए दूंगी, ठीक है। तो कल एक लेक्चर ले लेंगे अपन, जिसमें अपन न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे, देन फिर अपन अपनी नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।